हेलो डियर लर्नर, जय हिंद। सभी को स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में, जो रमसा जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकें। इससे पहले जो भी वीडियोज बनाए गए हैं उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें भी ज़रूर देखिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, उसे भी क्लिक करके ज़रूर जुड़िए। तो आज हम जानेंगे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, पढ़े चलो बढ़े चलो। तो सीखते हैं, आज हम जानते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसे ही आप महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप ऐसे ही सीखते रहें। क्योंकि जो भी कंटेंट आपको मिलता है वो बाइलिंगुअल मिलता है, तो आपको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसको माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जारी किया गया। देखिए, जितनी भी योजनाएं, अभियान जितने भी चलते हैं, उन सब का एक उद्देश्य रहता है कि विद्यार्थियों तक शिक्षा की प्रॉपर पहुंच हो और साथ ही साथ गुणवत्ता वाली पहुंच हो। देखिए, गुणवत्ता वाली कब आती है? जब हमारे पास बेटर शिक्षक होते हैं, जब हमारे पास बेहतर फैसिलिटीज़ होती हैं, फैसिलिटीज़ इतनी कि कम से कम बेसिक ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो ये इसके लिए हमारा पहला बिंदु था। दूसरा देखते हैं कि रमसा योजना का नारा है। क्या नारा है इसका? एक हर चीज़ का कोई भी कुछ भी चलता है, स्कीम चलता है, तो कोई एक्ट बनता है, तो कोई स्कीम होती है, तो कुछ ना कुछ उसका स्लोगन जरूर होता है। यहाँ पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का है पढ़े चलो बढ़े चलो। ये देखिए, भारत सरकार द्वारा लॉन्च है, तो ये सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि किसी एक प्रदेश ने पढ़े चलो बढ़े चलो निकाल दिया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान की सफलता से प्रेरित होकर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा पूरे देश में लागू किया गया। यानी कि जो सर्व शिक्षा अभियान जो 2000 से 2001 में लागू किया गया था, उससे प्रेरित होकर के फिर माध्यमिक स्तर पर इन्होंने ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चालू किया। इन्होंने कहा कि वो पूरी तरीके से सफल हो गया। लेकिन अगर आज भी देखा जाए तो केवल ऐसे हम नामांकन रूप से सफल हो सकते हैं, लेकिन अगर मूल्यों की बात करें, व्यवहारिकता की बात करें, गुण की बात करें, एक उचित विशेषताओं की बात करें, तो आज भी हमारे विद्यार्थियों में नहीं पाया जाता है। तो हमारा सफलता मेन वो होता है, लेकिन ज़्यादातर जो एक उद्देश्य था योजनाओं का, ज़्यादातर की इनरोलमेंट बढ़ जाए, जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं बच्चे, वो ना जा पाएँ। तो हालांकि ये भी चीज़ें धीरे धीरे सुधर रही हैं, और वो तभी सुधरेंगी जब हम सभी शिक्षक जितने भी हैं वो खुद अपने आप को डेवलप करें। और जब तक खुद डेवलप नहीं होगा तब तक बच्चों को डेवलप करना बिल्कुल भी संभव नहीं होता है, या कल्पना भी नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह योजना माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के 15 अगस्त 2007 के अवसर पर दिए गए भाषण कि हम माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण लाने के चरण में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ कर रहे हैं, इसका ही क्रियान्वित रूप है। तो ये एक मेन पॉइंट है। इसमें देखिए कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको इससे रिलेटेड एक स्पेशल बन जाएगा, जो अलग से सीरीज निकाल दी जाएगी, जो सर्व शिक्षा अभियान और माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिससे कि आपको आसानी होगी। नेक्स्ट देखिए, यह योजना का क्या मतलब है? मतलब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यह योजना मार्च 2009 में शुरू की गई थी। योजना का कार्यान्वयन 2009-10 से शुरू हुआ, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य 15 से 16 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करना। देखिए, जब हम यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करते हैं,
और खास करके इसने एज ग्रुप डिवाइड कर दिया है कि 15 से 16 साल तक। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर सार्वजनिक शिक्षा इस वर्ग के बच्चे के लिए भी जरूरी है। और क्योंकि इस एजुकेशन में जो माध्यमिक शिक्षा अभियान है, उस स्तर के जितने भी बच्चे हैं सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई ड्रॉप आउट भी हो गया है तो उसे भी लाना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि उसकी उम्र क्या है और उसी के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से उसको एडमिशन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हमें किसी एक स्टेट का ले रहे हैं, बाकी आप सभी स्टेट का अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, कहाँ मुख्यालय है, कब क्या हुआ। जैसे कि राजस्थान सरकार ने भी 3 सितंबर 2009 को राज्य स्तर पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन कर अपना संकल्प व्यक्त किया। देखिए, जब पूरे भारत सरकार में जब कोई चीज़ लागू हो जाती है तो फिर प्रदेश सरकार उसे और व्यवस्थित करने में जुट जाती हैं ताकि वो और बेहतर हो सके। और जब एक नियम बन जाता है, जब एक बेहतर गाइडलाइन या कानून बन जाता है तो उसे अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है, क्योंकि तभी जो हमारे प्रशासनिक लोग होते हैं उनको ये समझ में आता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय जो शिक्षा संकुल है वो जयपुर में है। इसी तरीके से अगर आप उत्तर प्रदेश का देखें तो वो हमारा प्रयागराज में है, यानी कि पहले जो इलाहाबाद नाम था। इसी तरीके से अलग अलग प्रदेश का भी अलग अलग मुख्यालय है। तो आप अन्य भी जहाँ जहाँ से आप हैं अलग अलग प्रदेश के, वहाँ ज़रूर बताएं कि आप किस प्रदेश से हैं और आपके यहाँ का मुख्यालय कहाँ है, कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस योजना हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के खर्च का अनुपात 11वीं पंचवर्षीय योजना में 75.25 यानी कि 75 अनुपात 25 का रहा। यानी कि जो अनुपात मतलब कि अगर जो भारत सरकार है, यानी कि जो एक यूं कहें कि सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो मिलेगा 75% खर्च और राज्य सरकार से 25% खर्च। नेक्स्ट है कि 12वीं योजना में दोनों का 50-50% का खर्च हिस्सेदारी रहा है। ये भी आपको देखिए, एक एक नंबर के प्रश्न आपको बहुत इन सब चीजों से मिलेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसे हम रमशा कहते हैं, रामाशा के प्रारूप को 10 अध्यायों में रखा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि चैप्टर्स कितने थे और वो कौन कौन से हैं, ये भी आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, क्योंकि अध्याय मेन होते हैं। हर चैप्टर्स में किस तरीके से प्रोसेस होगा, इन सब चीज़ों की व्यवस्था होगी, क्या होगा, सारा चीज़ दर्शाया जाता है। चलिए पहले की बात करते हैं, पहले अध्याय की, जो है माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वजनिकरण की प्राप्ति और गुणवत्ता सुधार प्राप्ति की योजना। देखिए, शिक्षा के जब सार्वजनिकरण की बात होती है ना, तो यहाँ पर ये मतलब होता है कि कोई भी बच्चा इस स्तर की शिक्षा से वंचित नहीं रह जाना चाहिए। उसको हम सार्वजनिकरण कहते हैं, मतलब सभी के लिए है। ऐसा नहीं कि किसी एक वर्ग के लिए यह शिक्षा प्रदान की जाएगी, दूसरे वर्ग के लिए नहीं प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ जो गुणवत्ता सुधार प्राप्ति की योजना है, देखिए क्वालिटी बहुत जरूरी है। जब तक क्वालिटी नहीं आएगी सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन में, या यूं कहें कि प्राइमरी के एजुकेशन में या हायर एजुकेशन में, किसी भी स्तर की एजुकेशन में अगर क्वालिटी नहीं आएगी तो इसका मतलब हमारे पास मूल्यों का विकास नहीं होगा। और मूल्यों का विकास, शिक्षकों के आदर्श बहुत मायने रखते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो शिक्षक है वो समाज का निर्माता होता है। इसलिए आप भी एक बेहतर शिक्षक बनिए और गुणवत्तापूर्ण सुधार करिए शिक्षा की व्यवस्था में। नेक्स्ट है कि माध्यमिक स्तर के लिए उपागम और व्यूह रचना, मतलब अप्रोचेस एंड व्यू डिजाइन, मतलब किस तरीके से आप उसको हर चीज को डिजाइन करेंगे, या अगर व्यू रचना को हम व्यूह रचना कर दें तो स्ट्रेटजी क्या होगी, तो अप्रोचेस क्या होंगे, किस तरीके से इस स्तर के लिए उपागम होंगे, कैसे कैसे इसका प्रोसेस होगा, किस तरीके से इनको पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने के कौन कौन से हमारे पास रणनीतियां होंगी, ये सारी चीज़ें इसमें बात की गई है।
नेक्स्ट है नियोजन, मूल्यांकन और वित्तीय पक्ष, यानी कि जो तीसरा अध्याय है वो बात करता है प्लानिंग, अप्राइजल एंड फाइनेंशियल साइट्स। यानी कि देखिए, मूल्यांकन का भी बहुत जरूरी रोल होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जहां मूल्यांकन नहीं होता वहां कभी भी गुणवत्ता नहीं आ सकती, क्योंकि गुणवत्ता का हम पता तभी लगा सकते हैं जब हम उसको पता करें, उसका प्रदर्शन लें, उसका परफॉर्मेंस देखें, और तब हम एक बेहतर और अच्छे बुरे में फर्क पता कर सकते हैं। साथ ही वित्तीय पक्ष के बारे में भी इसमें बात की गई है कि जो फाइनेंशियल साइड होगा, जो फाइनेंशियल से रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी, कि कितना खर्च होगा, कितने का बजट होगा, किस तरीके से स्टेशनरी में कितना क्या लगेगा, ये सारी चीज़ें बात इसके अध्याय 3 में की गई हैं। चौथा अध्याय क्या है कि विद्यालय का आधार ढांचा, अधिगम स्रोत, शिक्षक व अन्य, यानी कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। देखिए, जब तक स्कूल नहीं होगा तो सीखेंगे कैसे? ऐसी बात नहीं है कि पहले शिक्षा नहीं होती थी, शिक्षा पहले भी दी जाती थी, बढ़िया, जो कि गुरुकुल टाइप में या पेड़ों के नीचे भी दी जाती थी शिक्षा। लेकिन आज हमारे पास विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं कि बारिश होने लगे तो भागना ना पड़े, आंधी तूफान आ जाए तो पेड़ के नीचे से उठ करके भागना ना पड़े। तो आज हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, तो उसी की बात की गई है कि एक सुचारू रूप से व्यवस्थित चलाने के लिए भी इन सब की जरूरत एक समय के अनुसार, आधुनिक सिचुएशन, परिस्थिति के अनुसार इन सब की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अधिगम स्रोत की बात करता है, लर्निंग सोर्सेस क्या होंगे, कॉपी, किताबें, अन्य चीजें, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ से कैसे बच्चे सीखेंगे। शिक्षक व अन्य की बात इसमें भी की गई है कि टीचर्स का क्या रोल होगा, टीचर्स किस तरीके से पढ़ाएंगे और टीचर्स के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं होंगी, इन सब के बारे में चर्चा की गई है। और अन्य में हमारी अन्य व्यवस्थाएं, जिन्हें हम मिसलेनियस टाइप कहते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। 5वें अध्याय में देखिए कि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार लाना, ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट है विशेष फोकस समूह। अब ये स्पेसिफिक फोकस ग्रुप क्या होता है? ये हमारा डिसेबिलिटी रिलेटेड या ऐसा ग्रुप जो हमारा सामान्य से अलग होता है, उसके लिए भी व्यवस्था की बात की गई है। यानी कि जो सामान्य श्रेणी से अलग होता है उसको हम विशेष फोकस समूह के अंतर्गत रखते हैं, ताकि उनके अनुसार भी बेहतर शिक्षा मिल सके। ऐसा नहीं है कि केवल सामान्य बच्चे ही सीखते रहेंगे, उन्हीं को केवल अधिकार है, अन्य बच्चों को सीखने का अधिकार नहीं है। उसके लिए जो शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वो उससे संबंधित बातों को, तकनीकों को, रणनीतियों को, पढ़ाने के तौर तरीकों को, अधिगम सामग्रियों को सभी सीख सकें कि उनको कैसे डिलीवर करना है उन तक। नेक्स्ट है कि विद्यालय सुविधाएं और अन्य निर्माण कार्य का उन्नयन, यानी कि अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल फैसिलिटीज एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। जो विद्यालय की बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, वहाँ के खेल कूद, इस तरीके की, केवल ऐसा नहीं है कि हम केवल क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते ही रहेंगे, अन्य बहुत सारी सुविधाओं से रिलेटेड भी ज़रूरत होती है। आज बच्चे जाते हैं तो उनको विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सुविधाएं, जो शिक्षकों द्वारा जो बेहतर रेडीनेस प्रोवाइड किया जाता है, जो तत्पर हो जाते हैं बच्चे सीखने के लिए, वो भी एक प्रकार की लर्निंग सपोर्ट या फैसिलिटी है। लेकिन फैसिलिटी में हम ज़्यादातर आजकल भौतिक सुविधाओं को ही देखते हैं, जहाँ पर विद्यालय की बनावट, वहाँ पर कमरों की बनावट, वहाँ पर किस तरीके से कहाँ पर क्या सेट होगा, उन सब चीज़ों से हम ज़्यादा लेते हैं। लेकिन इसके अलावा किताबों की सुविधाएं भी होनी चाहिए वहाँ, क्योंकि देखिए, जब फ्री की बात की जाती है इस स्तर की एजुकेशन तक विद्यार्थियों को, तो सीधी सी बात है कि आराम से इनको बेहतर शिक्षा मिलेगी। और ख़ास करके जब आप जैसे कि हर अधिनियम में भी कहा गया है कि 6 से 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको तो फ्री शिक्षा मिलेगी ही। साथ ही साथ अन्य निर्माण कार्य, अब अन्य निर्माण कार्य, अब ये डिपेंड करता है कि वहाँ की और सारी कौन कौन सी व्यवस्थाओं की ज़रूरत है। व्यवस्थाओं का मतलब वहाँ पर
अन्य चीज़ों में जो अन्य कमरों की आवश्यकता हो सकती है, कुछ अन्य बच्चों के लिए अदर एक्टिविटीज़ की आवश्यकता हो सकती है, हो सकता है बच्चों के लिए कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की आवश्यकता पड़ सकती है, मनोरंजन जिसे हम कहते हैं, तो ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट है योजना को क्रियान्वित करने और समसामयिक प्रयासों से जोड़ने के लिए प्रबंधकीय ढांचा। एक ऐसा भी हमारे पास मैनेजेरियल फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कि योजना को जैसे हमने कोई योजना बना ली तो उसको हम लागू कैसे करेंगे, उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, और ख़ास करके कैसे हम ऐसे कुछ कंटेम्प्रेरी इफ़र्ट्स करेंगे जो प्रेजेंट टाइम में, अब मान लीजिए कि हमारे पास प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे योजना बना ली कि मुद्दा बहुत हैं, समाज में गरीबी है, तो उसको हम किस तरीके से दूर करेंगे, तो उसका एक प्रोग्राम किया जा सकता है, कैसे उसको कार्यक्रम के द्वारा कैसे उसको बेहतर बच्चों को शामिल करके ये दिखाया जा सकता है कि शिक्षा एक व्यक्ति के लिए क्यों ज़रूरी है, तो उसके लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। माता पिता को कैसे सशक्तिकरण किया जा सकता है, उनको बुला करके कि कितना बेहतरीन तरीके से उनके बच्चे सीख रहे हैं, माता पिता कैसे सीखते हैं, क्योंकि माता पिता कैसे उनका सपोर्ट करते हैं, ये सब देखिए प्लानिंग हम हर चीज़ की करते हैं। ये शिक्षा से संबंधित जो हमारा नेटवर्किंग है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे समुदाय हो, चाहे वो हमारी नीतियाँ हों, चाहे पाठ्यक्रम हो, चाहे मूल्यांकन हो, चाहे शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, किसी भी तरीके का ये नेटवर्किंग जब तक नहीं होगा तब तक बेहतर शिक्षा की हम कल्पना कभी नहीं कर सकते। तो हम कोई भी योजना बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उन सभी चीज़ों को शामिल करें जो ज़रूरत की हैं। नेक्स्ट, विभिन्न स्तरों पर प्रबोधन, मूल्यांकन और शोध, रिसर्च एट वेरियस मॉनिटरिंग, असेसमेंट एंड लेवल्स, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम मॉनिटरिंग ही ना करें, हम रिसर्च ही ना करें, हम इवैल्यूएशन ही ना करें, मतलब असेसमेंट ही ना करें, तो इसका मतलब हमारे पास नयापन कुछ भी नहीं आएगा कभी भी, मतलब इनोवेशन कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सिद्धांत आ सकते हैं, नई किताबें आ सकती हैं, नए टेक्निक्स आ सकते हैं पढ़ाने के, नए नए और भी प्लानिंग किए जा सकते हैं, और भी एक्टिविटीज की जा सकती हैं। आज रिसर्च का ही नतीजा है, मतलब अनुसंधान का ही नतीजा है या परिणाम है कि आज हम इस स्तर पर हैं कि हम जो पहले नहीं था आज उसे पा रहे हैं। तो ये सब रिसर्च के कारण होता है, नया नया शोध होता रहता है हर क्षेत्र से संबंधित। और आज भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो आज भी रिसर्च कर रहे हैं हर क्षेत्र में कि और कितना बेहतर बनाया जाए हर स्तर की शिक्षा को, हर स्तर की शिक्षा व्यवस्था में जो भी विद्यार्थियों से व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भाषाई रूप से जो भी चीज़ें जुड़ी हैं उनको और कितना हम बेहतर बना सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक भी करिए और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए, दूसरों तक भी भेजिए, ताकि देखिए स्किप कर देंगे तो बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट देखिए अध्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही के संबंध में राज्य सरकारों की भूमिका। देखो, ये पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात करता है कि किस तरीके से राज्य सरकारें इस पर भूमिका निभाएंगी कि आखिर जब एजुकेशन दी जाएगी तो उसमें किसी तरीके का घपला ना हो, घपला मतलब कोई करप्शन ना हो, किसी भी तरीके का अनावश्यक गतिविधि ना हो, लेकिन फिर भी आजकल यही चीज़ें होती हैं, इसीलिए हमारा गुणवत्ता का स्तर गिरता जा रहा है। तो हर व्यक्ति को, हर शिक्षक को, हर प्रशासनिक अधिकारी को, चाहे जिस स्तर का अधिकारी हो, उसको भी समझना होगा, हर चीज़ की नीतियों के स्तर को समझना होगा, तो तभी जाकर के हम बेहतर इसकी सुधार कर सकते हैं। तो ये रोल होता है उनका, पूरी तरीके से अकाउंटेबल हैं। अगर किसी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा का गुणवत्ता का स्तर बहुत कम है शिक्षा की, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, तो इसके लिए सरकार, गवर्नमेंट जवाब देगी। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आखिर क्यों नहीं हुआ, तो उसके लिए फिर नियम बनेंगे, फिर कानून बनेंगे, फिर प्रोसेस होगा, फिर जो प्लानिंग होगी उसका क्रियान्वयन होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो ये हमारे 10 अध्याय थे। अब हम देखते हैं कि योजना के तहत प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण भौतिक सुविधाएं, ये भी देखिए आपको बहुत ज़रूरी है जानना कि मतलब जो हमारी फिजिकल फैसिलिटीज़ होती हैं,
इस योजना के तहत कौन कौन सी हैं वो भी हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है अतिरिक्त कक्षा कक्ष, एडिशनल क्लासरूम। ऐसा नहीं है कि केवल एक क्लासरूम बना दिया गया, बस उसी में सारा दिन बच्चे बैठे रहेंगे। बहुत सारे होते हैं जो अन्य क्लास में जा कर के कॉमन क्लासेस होती हैं, जहाँ पर ड्राइंग की क्लास हो गई, विभिन्न प्रकार के फिजिकल एजुकेशन की या एनवायरमेंटल क्लास हो गई, कुछ बायोलॉजी की क्लास हो गई, एथिक्स की क्लास हो गई। देखिए, बच्चों को शुरू से ये सब चीज़ें डेवलप करना चाहिए। तो एडिशनल क्लास में उसी क्लास में भी सिखा सकते हैं, और एडिशनल क्लास बनवाने से जो मान लीजिए कि कभी अचानक से और ज़्यादा एडमिशन आ गए, प्रवेश आ गए, तो फिर अचानक से तो उसी समय एक महीने में तो तुरंत नहीं बन जाएगा। तो इसके लिए हमें पहले से एडिशनल अतिरिक्त कक्षा कक्ष भी ज़रूरत पड़ती है। प्रयोगशाला भी चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, तभी हम बच्चों को एक एक्सपेरिमेंटल रूप में उनकी थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि जब तक बच्चे एक्टिविटी नहीं करेंगे, जब तक बच्चे को सीखेंगे नहीं, बिल्कुल। तो इसलिए हमें हर चीज़ का प्रयोग करवाते रहना चाहिए। अब केमिस्ट्री है, जैसे कि रसायन विज्ञान, तो उसके लिए तो हमारे पास लेबोरेटरी होनी चाहिए। बच्चों को शुरुआत से ही छोटी छोटी चीज़ें सिखाते रहना चाहिए। या इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट की जो लेबोरेटरीज होती हैं, जो अलग अलग सब्जेक्ट में जो अध्ययन करना होता है, तो उसको भी बच्चों को सिखाते रहना चाहिए। क्योंकि इस स्तर की शिक्षा में हमारे पास सारी जो विज्ञान से संबंधित होते हैं, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन बॉडी होती है, उससे संबंधित भी कि किस तरीके से कौन कौन सा पार्ट कैसा फंक्शन करता है, क्या करता है, इन सब चीज़ों को भी समझाया जा सकता है। नेक्स्ट है लाइब्रेरीज, जो पुस्तकालय होते हैं उनकी भी बहुत ज़रूरत होती है। जब तक ये नहीं होंगे, तब तक जो ज्ञान का भंडार होता है वहाँ पर, जो एक बेहतर जिससे हम पढ़ सकते हैं, वो पुस्तकालय का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पुस्तकालय में जो किताबें होती हैं उनको खाली समय में बच्चा पढ़ सकता है। हमेशा क्लासरूम में ही शिक्षक नहीं पढ़ाता रहेगा। अगर ऐसा पढ़ाता रहेगा तो बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि लाइब्रेरी में जाने से विद्यार्थी खुद से कितना अध्ययन कर पाता है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, वो कितना रिसीव कर पाता है किसी बुक से या जैसे भी, तो एक बड़ी बात होती है ये। तो लाइब्रेरीज का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमेशा हर विद्यालय में लाइब्रेरी होती हैं, और वहाँ उनसे संबंधित, उस स्तर की कक्षा से संबंधित, उस स्तर की शिक्षा से संबंधित वहाँ पर किताबें भी मिलती हैं। उसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की भाषाई, विभिन्न प्रकार की व्यवहारिक मूल्यों से संबंधित भी किताबों का वहाँ संयोजन होता है। मतलब यूँ कहें कि वहाँ पर रखी जाती हैं। नेक्स्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, कला और शिल्प कला। अब इससे क्या होता है, जो प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ करते रहते हैं बच्चे, कुछ कटिंग करना, कुछ शिल्प कला से संबंधित कुछ नया चीज़ बनाना। तो इससे क्या होगा, बच्चों की हस्तकला से संबंधित भी डेवलपमेंट होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। बहुत सारे 100% बच्चे कभी भी ऐसी चीज़ पढ़ने में रुचि नहीं रखते, तो उनके लिए ऐसी एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, और ये हर विद्यालय में होना चाहिए। और अगर जहाँ नहीं है तो इसका मतलब वहाँ नियम का पालन नहीं किया गया है, फर्जी तरीके से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है शौचालय, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे घर से आ जाते हैं जब विद्यालय में, तो वहाँ पर कभी भी टॉयलेट लग सकती है, तो वहाँ पर जाना भी ज़रूरी होता है। और उनको बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग अलग का, दोनों का सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल एक ही टॉयलेट बना दो, बस बाहर लाइन लगा के सब वेट करते रहेंगे, वो एक बिल्कुल गलत होगा। तो हमेशा बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसकी भी बात इसमें की गई है कि ये भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, और देखिए जो शौचालय की बात है वो ऐसा नहीं कि केवल विद्यार्थियों के लिए ही बनेगा, शिक्षकों के लिए भी अलग से टॉयलेट की बात है। नेक्स्ट है कि जो 6 नंबर है ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, इसकी भी व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर पीने का पानी बेटर नहीं है तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो सीधी सी बात है, बच्चे पढ़ेंगे क्या? क्योंकि घर से आने के बाद समय अधिक होता है, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे रहना पड़ता है विद्यालय में। तो सीधी सी बात है कि वहाँ भी ऐसी फैसिलिटीज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवासीय छात्रावास। मतलब अब जैसे कि
शिक्षक दूर से आता है तो वहाँ पर स्कूल में जो टीचर्स के लिए क्वार्टर होते हैं वो भी बनवाना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर शिक्षक जा रहा है, हालांकि रेंट से रह सकता है, लेकिन ऐसी सुविधा है कि ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो कि आजकल देखने को नहीं मिलती हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। तो ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं इस योजना के तहत। नेक्स्ट है उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं हम, कि सबसे पहला जो है कि माध्यमिक स्तर के लिए निर्धारित किए गए मानदंड अनुसार सभी प्रकार के विद्यालय में भौतिक सुविधाएं, स्टाफ की पूर्ति को सुनिश्चित करना। जो फिजिकल फैसिलिटीज है, साथ ही साथ स्टाफ की पूर्ति, मतलब जो टीचर्स होते हैं। अब जैसे 4 टीचर चाहिए तो 4 टीचर होने चाहिए, 10 टीचर चाहिए तो 10 होने चाहिए। और 10 में से ऐसा नहीं कि सब एक ही सब्जेक्ट के हो जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे। कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का होगा, कोई मतलब वोकेशनल का होगा। इस सब से रिलेटेड भी अलग अलग शिक्षक होंगे, मानक के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट है माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की पहुंच के लिए सुविधाएं प्रदान करना। मतलब बस की भी फैसिलिटीज, जैसे होता नहीं है कि बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं, दूर दराज से हैं, तो ये भी फैसिलिटीज अगर देखा जाए तो प्रोवाइड की जा सकती है, ताकि विद्यार्थियों की पहुंच हो सके विद्यालय में। नेक्स्ट है लिंग, आर्थिक, सामाजिक स्तर, विकलांगता के आधार पर कोई विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा से वंचित ना रहे, इसे सुनिश्चित करना। ये सबसे बड़ा आज मुद्दा बना रहा है हमारी शिक्षा व्यवस्था में। और आज भी जहां ऐसे स्कूल हैं जहां पर जागरूकता की कमी है, आज भी जातिवादिता और रंग रूप और इन सब से सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए शिक्षक हैं, या यूं कहें कि लोग हैं, तो वहां पर आज भी ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी इतनी जागरूकता हो गई है कि सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो हालांकि इन सब से रिलेटेड किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, इससे बच्चा वंचित नहीं रह जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में, जहाँ की के बाद में है उस नहीं रहेगा, माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों में बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिगम में वृद्धि करना। यह बहुत जरूरी है। हम केवल रटवाते ही ना रहें, केवल बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से ही विकास ना करते रहें। विभिन्न प्रकार के ऐसे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जो स्कूलों में कराए जाने चाहिए, जिससे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है, विद्यार्थियों के लिए विभिन्न एक्टिविटी में शामिल होने का अवसर मिलता है, तो उनकी प्रतिभाएं निखर करके आती हैं। क्योंकि मैंने बताया ना कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। हर बच्चा हर एक्टिविटी में भाग लेना पसंद नहीं करता, लेकिन जिसमें करता है उसको करवाना चाहिए। तो हमारे पास विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए योजना होनी चाहिए, और ये तभी हो पाएगा जब एक एक्टिव शिक्षक होगा, जब एक मूल्यवान शिक्षक होगा, तभी इन सभी का आयोजन कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। जो शिक्षक केवल घर में रह करके डिग्री प्राप्त किए हैं, वो 100% बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि वो बेहतर एक्टिविटी कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ ट्रेनिंग नहीं ली, उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि ट्रेनिंग कोर्स में जितने भी आजकल कॉलेज विद्यालय जो भी चलते हैं, उस तरीके के जहाँ पर घर में रह करके आराम से बच्चा पढ़ सकता है रेगुलर कोर्स को, जहाँ पर ट्रेनिंग लेनी चाहिए वहाँ नहीं लेता है, तो इसका मतलब है कि वो दूसरों के भविष्य को बर्बाद करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, जब तक कि उसे बाद में भी अगर ट्रेनिंग दे दी जाती है तो थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। तो ये हमारा उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि सभी विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करें, इसे सुनिश्चित करना, इसे इंश्योर करना कि वास्तव में गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्राप्त हो रही है। और इसके लिए तब इंश्योर होगा, विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन होंगे, विभिन्न प्रकार के तौर तरीके अपनाए जाएंगे, शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जैसा कि हमने बात किया था, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि जितनी अच्छी से अच्छी क्वालिटीनेस एजुकेशन हो सके प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट है प्रत्येक 5 किलोमीटर की दूरी पर माध्यमिक विद्यालय तथा 7 से 10 किलोमीटर की दूरी पर उच्च माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध कराना। यह भी एक ध्यान में रखने वाली बात है। 9, 10 यानी 11, 12। नेक्स्ट है कि 2017 तक माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिक
सार्वजनिकरण को प्राप्त करने का लक्ष्य तय करना तथा 2020 तक माध्यमिक शिक्षा में 100% ठहराव सुनिश्चित करना, ये एक उद्देश्य था। नेक्स्ट है कि समाज के विशेष वर्ग, विशेषकर लड़कियों तथा कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों, दुर्गम और ग्रामीण स्थानों में प्रवास करने वाले विद्यार्थियों को कम खर्चीली माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, खास करके जो ऐसे एरिया में रहते हैं, स्लम एरिया में, या ऐसे बहुत सारे निम्न स्तर के लोग होते हैं जो आज भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते एक अच्छे स्कूल में, जहाँ पर मनमानी चलती है। मनमानी का मतलब बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में ऐसी एडमिशन नहीं होते हैं, जबकि देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल के लिए भी नियम होता है कि वहाँ पर भी एडमिशन होंगे, बट अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात की जाए तो वहाँ पर सभी को प्रवेश दिया जाता है, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी होती है। लेकिन हमारे देश में कार्यवाही नहीं होती है, ये थोड़ा सा एक अलग नियम है, और कार्यवाही होती भी है तो कुछ दिन में बाहर आ जाता है। अच्छे से कार्यवाही नहीं होती ताकि वो अन्य व्यक्ति ना कर सके। कार्यवाही का मतलब ये नहीं कि किसी को अत्यधिक दंड दे दे, कार्यवाही का मतलब ये होता है कि इस तरीके की जो गतिविधि है वो दोबारा ना हो सके, चाहे वो विद्यार्थी के लिए हो, चाहे वो शिक्षक के लिए हो, चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के लिए हो, तो ये होना चाहिए। तो यहाँ पर समाज के विशेष वर्ग, विशेष लड़कियों तथा कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को भी कम खर्चीली, अब विशेष वर्ग का मतलब होता है कुछ ऐसे निम्न स्तर के, या यूँ कहें कि कुछ दिव्यांग बच्चे, क्योंकि वो ज़्यादातर जो माता पिता होते हैं वो शुरुआत से ही अगर बेहतर नहीं है आर्थिक स्थिति, तो उनको कम खर्चीली शिक्षा प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के कुछ 4 प्रमुख तत्व हैं, देखते हैं। पहला है कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट, गुणवत्ता को बढ़ावा, कि स्कूल में विज्ञान प्रयोगशालाओं, पर्यावरण शिक्षा, योग को बढ़ावा देने के साथ साथ जनसंख्या शिक्षा परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय गणित और विज्ञान ओलंपियाड की केंद्र प्रायोजित योजनाओं का प्रचार प्रसार हुआ। राज्य सरकारें शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करती हैं और बुनियादी ढांचा और अनुसंधान इनपुट प्रदान करती हैं। तो मतलब इसके लिए मतलब मेन चीज़ें बताया गया है कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट इस स्तर की है, और अगर नहीं है तो करनी भी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सेस एंड इक्विटी, पहुंच एवं समता की भी बात करता है, जिसमें रमशा जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सामाजिक, आर्थिक और लिंग पृष्ठभूमि में मौजूदा असमानताओं को दूर करने पर महत्व देता है। विशेष समूहों से हमारा तात्पर्य अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति समूहों, अल्पसंख्यक लड़कियों और CWSN बच्चों से है। माध्यमिक शिक्षा तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के लिए कुछ रणनीतियों को लागू किया गया था, बहुत सारी, जैसे कि ऐसी विभिन्न प्रकार की और योजनाएं, और साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि जो विशेष समूह है वो कौन है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसकी भी बहुत ज़रूरत है, ये मेन तत्व में आता है हमारे, क्योंकि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की बहुत ज़रूरत है। वर्तमान परिदृश्य हमारा ये बहुत ही प्रखर सीमा पे है, बहुत ही एक अधिक रूप से आगे बढ़ रहा है, तो उसकी ज़रूरत है। जैसे कि ICT में कंप्यूटर शिक्षा और स्कूलों में साक्षरता और शैक्षिक प्रौद्योगिकी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं, जो छात्र को सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से परिचित कराती हैं। आज की दुनिया में IT की मांग बढ़ने के कारण इसे एक प्रमुख महत्व दिया जाता है, मीन्स ये बहुत ज़रूरी है। देखिए आज अगर प्रेजेंट टाइम में देखेंगे, कोरोना का काल चल रहा है, टेक्नोलॉजी अगर नहीं है तो फिर वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता, मीन्स उसके पास टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो नहीं है, तो वो नहीं प्राप्त। इसलिए जागरूकता देना और उससे संबंधित शिक्षा प्रोवाइड करना ये भी बहुत जिम्मेदारी का काम है। लेकिन आज भी अगर यही चलता रहा हमारी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, तो हम बहुत लगभग यूँ कहें कि 5 साल 10 साल पीछे चले जाएंगे। आने वाले समय में जो शिक्षा का स्तर है वो बिल्कुल, अगर आज अधिक स्तर पर है तो वो बिल्कुल लो लेवल में चला जाएगा। और ख़ास करके इस जो ऑनलाइन एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ हाई पर्सन ही अपने बच्चों को एजुकेशन दिला सकते हैं। हाई और ज़्यादा से ज़्यादा मिडल, निम्न स्तर के बच्चों के बहुत सारे लोगों के पास आज भी मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, वो शिक्षा से आज भी वंचित हैं।
जब से स्कूल बंद हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को हमारे कदम उठाए जाना चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसे कदम नहीं उठाए जाएंगे कि उन तक अगर टेक्नोलॉजी की पहुंच नहीं हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा शिक्षा व्यवस्था के लिए। हाँ, हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, लेकिन बहुत से लोगों के पास मोबाइल नहीं है। कहना और वास्तविकता में जो एक आकलन के थ्रू जा कर के अभियान चला करके पता लगाने के थ्रू इसे पता करना एक अलग बात होती है। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों के लिए 5,000 10,000 का मोबाइल ही एक बड़ी बात होती है। तो टेक्नोलॉजी की शिक्षा इसमें शामिल है, मतलब एक मेन पार्ट में आता है, मेन एलिमेंट्स में आता है कि ये भी शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, ताकि कभी भी इसकी ज़रूरत पड़े तो ऐसे सीखा जा सके। और आज इसी का नतीजा है कि हम सीख पा रहे हैं कुछ। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, आईईडीसी भी इसका एक मेन तत्व माना जाता है, कि जिसमें प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाओं के साथ अभिसरण के लिए कई घटक शामिल हैं। प्राथमिक स्तर पर विशेष समूह के लिए सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA और विशेष स्कूल, इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी मेन बात है, क्योंकि IEDC जो बच्चे हैं, जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ये भी एक प्रकार की स्कीम है जो 1974 में लॉन्च हुई थी। और इसको जो एक डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए कैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं, कैसी व्यवस्थाएं की जाएं, ये उससे संबंधित है, इसलिए इसको इसमें जोड़ा गया है। देखिए, इसे देखिए, अचीवमेंट्स की बात, हम एक चार्ट उठाए हैं हम, कि जो रमसा लिस्टेड इन 2015-16 रिपोर्ट, जब यानी कि 9-10 से पूरा लागू हो गया था, 2009-10 से। अब 15-16 में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो कि देखिए पहला है कि न्यू सेकेंडरी स्कूल 11,577 हैं अप्रूव्ड किए गए थे, बट 10,082 ही हैं कंप्लीटेड हुए हैं, बाकी 109 हमारे प्रोग्रेस में हैं। इसी तरीके से जितनी भी हर चीज़ की हैं, देख लीजिए नीचे जितने भी पॉइंट हैं, इन सभी का ये हमारा अप्रूव्ड वाला है, और ये हमारा कंप्लीटेड वाला है, एंड ये इन प्रोग्रेस में है। तो ये सारी चीज़ें अचीवमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि कुछ विघटन है डिसइंटीग्रेशन, जैसे कि 2018 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के साथ साथ सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा पर केंद्र प्रायोजित योजना, जो CSSTE जिसे हम कहते हैं, उसको समग्र शिक्षा अभियान बनाने के लिए विकसित कर दिया गया, मतलब अलग कर दिया गया, कि अब ये समग्र शिक्षा अभियान में बहुत सारी चीज़ें ये सब शामिल हो जाएंगी। और आप इसे जानते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि समग्र शिक्षा अभियान से संबंधित क्या है, कब लागू हुआ, कैसे हुआ, तो उसके बारे में भी आप पूरी जानकारी प्राप्त करिए। तो ये आज का हमारा वीडियो रहा, जो माध्यमिक शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इससे संबंधित हम लोगों ने पूरी जानकारी कलेक्ट की है, कोशिश की है। कुछ भी ऐसा रह गया हो या कुछ ऐसा आपको नया लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपका स्वागत है। इसके लिए ज़रूर बताएं कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि सभी लाभ उठा सकें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।